हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। तो कल जो संविधान हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान किसे कहते हैं और उस अर्थ के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने किस तरह से संविधान को परिभाषित किया और सारांशतः संविधान क्या होता है वो हम लोगों ने देखने की कोशिश की। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम संविधान के बारे में दो संदर्भों की चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में है। एक संविधान का पाश्चात्य संदर्भ और दूसरा संविधान का गैर पाश्चात्य संदर्भ। पहले इन दो शब्दों को हम समझते हैं, ये पाश्चात्य और गैर पाश्चात्य क्या है, फिर उसके संदर्भ में हम संविधान को देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को पता है कि विश्व के अंदर हम लोग कुछ राष्ट्रों को पश्चिमी राष्ट्र कहते हैं, है ना। पश्चिमी राष्ट्र का मतलब है वे राष्ट्र जो विकसित हैं, भौगोलिक तौर पर वो विश्व के पश्चिमी भाग के अंदर निवास कर रहे हैं और उन्होंने सफलता के मापदंड प्रारंभिक तौर पर प्राप्त भी कर लिए हैं और अपने आप में को एक आदर्श स्थिति में स्थापित किया है। ऐसे और जो मुख्यतः यूरोपीय महाद्वीप के हिस्सा हैं, ऐसे देशों को पश्चिमी राष्ट्र कहा जाता है। और इसके अलावा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो देश लंबे समय तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का शिकार रहे हैं, जहां सभ्यता पिछड़ी हुई है, समस्याओं से ग्रसित है, उन राज्यों को गैर पाश्चात्य राज्य कहा गया है, गैर पश्चिमी राज्य। तो मोटे तौर पर हम विश्व के राज्यों को दो भागों में बांटते हैं, एक पश्चिमी राज्य और दूसरा गैर पश्चिमी राज्य। और इन्हीं दो संदर्भों में संविधान की अवधारणा को भी समझने का प्रयास किया जाता है। तो जब हम संविधान के अर्थ को देखते हैं, उसके संदर्भ को देखते हैं, तो एक उसका पाश्चात्य और पश्चिमी एक ही है। तो एक संदर्भ उसका पाश्चात्य है और दूसरा संदर्भ उसका गैर पाश्चात्य संदर्भ है। इन्हीं दो संदर्भों को संविधान के संदर्भ में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे सरल शब्दों के अंदर। तो वो पहला हम लोग बिंदु उठाते हैं, संविधान का पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी संदर्भ क्या है, वेस्टर्न कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हम पहले बात करते हैं कि पश्चिमी राज्य, ये जितने भी पश्चिम के संविधान हैं, पश्चिमी राज्यों की व्यवस्थाएं हैं, वहां पर संविधान के आधार क्या हैं, है ना। आधार का मतलब किन मूलभूत बिंदुओं, किन मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर पश्चिमी देशों के संविधान आधारित हैं। तो इन इन संविधान, पश्चिमी राज्यों के संविधान के आधार में सबसे पहली बात हम लोग करते हैं दार्शनिक आधार की। दार्शनिक का मतलब दर्शन या सोच, यानी कि पश्चिमी देशों का जो संविधान बना है, जो संविधान क्रियान्वित हो रहा है, उसके पीछे सोच, उसके पीछे का दर्शन क्या है, उसको जानना हमारे लिए जरूरी है। तो हम बता सकते हैं दार्शनिक आधार में सबसे पहली बात व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पश्चिमी देशों के अंदर जब पश्चिमी राज्य, इन राज्यों के संविधानों का निर्माण हुआ, तो वहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुख साध्य बनाया गया। साध्य का मतलब लक्ष्य, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे, राज्य या राज्य की किसी संस्था या राज्य के किसी संगठन या राज्य की किसी कार्य प्रणाली के द्वारा व्यक्ति की इस स्वतंत्रता का हनन ना हो और राज्य निरंकुश ना हो, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास अपनी इच्छा से कर सके। इन मूलभूत बातों को आधार में रखकर या इस दर्शन या विचार को आधार में रखकर पश्चिम के संविधान निर्मित भी हुए और उनको क्रियान्वित भी किया। तो ये पहला दार्शनिक आधार हम पाश्चात्य संविधानों के बारे में बता सकते हैं। दूसरा दार्शनिक आधार इसमें बताया जा सकता है राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब राजनीतिक समानता भी एक लक्ष्य है पश्चिमी देशों का। मतलब व्यक्ति स्वतंत्र तो रहेगा, लेकिन अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए वो राजनीतिक तौर पर भी समान माना जाए। राजनीतिक तौर पर समान कैसे माना जाएगा कि हर राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, धर्म, जाति, भाषा, वर्ण, रंग, लिंग। इन इन विभिन्न आधारों के बावजूद
शासन में सभी लोगों की भागीदारी होगी। शासन की शक्तियों का केंद्रीकरण किसी एक संस्था, किसी एक वर्ग के पास ना होकर सभी को शासन में भागीदारी का समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। कहने का तात्पर्य, राजनीतिक शक्ति के असमान वितरण को रोकते हुए राजनीतिक समानता की स्थापना इन पाश्चात्य राज्यों के संविधानों के अंदर की गई। इस सोच को प्रधानता दी गई। तो ये संविधान का, पश्चिमी देशों के संविधान का दूसरा दार्शनिक आधार राजनीतिक समानता। तीसरे आधार की जब हम चर्चा करते हैं दार्शनिक तौर पर, तो वो है सामाजिक और आर्थिक न्याय। देखिए, किसी भी, अभी हमने कहा कि किसी भी समाज में विविधताएं पाई जाती है। इन पश्चिमी राज्यों के संविधान, राज्यों के अंदर भी सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा विविधताएं विद्यमान रही हैं। लेकिन इन विविधताओं के बावजूद, चाहे कोई सक्षम हो, सबल हो या निर्बल हो, सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर, उनको न्यायोचित उनके साथ व्यवहार होगा और उनको सामाजिक और आर्थिक तौर पर न्याय प्रदान किया जाएगा एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के माध्यम से, ताकि सभी लोग अपना गरिमामय जीवन जी सकें। तो इस सामाजिक और आर्थिक न्याय की सोच के चलते भी पाश्चात्य संविधानों का निर्माण भी हुआ और उनका क्रियान्वयन भी हुआ। ये तीसरा दार्शनिक आधार हम बता सकते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात जो दार्शनिक आधार के रूप में पश्चिमी संविधानों की बताई जा सकती है, वो है वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अब लोक कल्याणकारी किसको बोलते हैं? तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि राज्य का मूलभूत कार्य तो होता है नागरिकों की रक्षा करना, शांति और व्यवस्था स्थापित करना। लेकिन इन कार्यों के अलावा यदि राज्य अपनी अपनी जनता या अपने नागरिकों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक काम करे, वे काम जो करना उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के कल्याण के उद्देश्य से अगर राज्य वो सारे काम करता है, तो ऐसे राज्य को हम पब्लिक वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। पश्चिमी देशों के संविधानों का निर्माण जब हुआ, तब उसके अंदर भी इस दर्शन को महत्व दिया गया कि ये राज्य लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे, इसलिए संविधान में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो कल्याणकारी विचारधारा को आगे बढ़ा सके। तो ये चार बातें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक और आर्थिक न्याय और लोक कल्याण की भावना, ये चार दार्शनिक आधार हैं जो पश्चिमी देशों के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा एक दूसरे आधार की अगर हम चर्चा करें तो उसको कहते हैं संस्थागत आधार। संस्थागत आधार का मतलब, इन लक्ष्यों को, ये जो दार्शनिक आधार के अंदर जो लक्ष्य स्थापित किए गए, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या क्या संस्थागत प्रावधान संविधान में होने चाहिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लक्ष्य तय हुए हैं, इनको पूरा करने के लिए किन किन संस्थाओं की व्यवस्था संविधान के माध्यम से की जानी चाहिए। ऐसे ही बातों को, ऐसे ही प्रावधानों को हम कहते हैं ये पश्चिमी राज्यों के संविधान के संस्थागत आधार हैं। कौन कौन से हैं वो संस्थागत आधार? तो सबसे पहले हम बता सकते हैं लोकतंत्रात्मक सरकार का गठन, यानी कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था का मतलब क्या है? जहां पर किसी भी एक वर्ग को महत्व नहीं दिया जा रहा है, किसी की उपेक्षा नहीं की जा रही है, बल्कि पूरी की पूरी जनता मिलकर शासन का संचालन कर रही है उत्तरदायी होकर। या लोकतंत्र को हम क्या बोलते हैं? ये एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस है। तो एक उत्तरदायी शासन की स्थापना क्या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के माध्यम से हो सकती है। इसीलिए इन संविधानों ने अपने अंदर जो संस्थागत ढांचा निर्मित किया, वो लोकतंत्रात्मक ढांचा निर्मित किया। अर्थात वहां एक व्यवस्थापिका भी बनी, वहां पर कार्यपालिका भी बनी, जिनको जनता के द्वारा चुना गया या चुना जाता है, और जन भावनाओं को महत्व देते हुए ये सारी संस्थाएं काम करती है। तो पहला संस्थागत आधार हम क्या बता सकते हैं? लोकतंत्रात्मक सरकार का गठन। दूसरा संस्थागत आधार बताया जा सकता है इसमें, इन पश्चिमी देशों की व्यवस्थाओं में प्रतिनिधि सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। प्रतिनिधि सरकार का मतलब क्या है? ये प्रतिनिधि सरकार का संबंध लोकतंत्र से है।
हमें पता है कि लोकतंत्र दो तरह से संचालित किया जा सकता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। चूंकि राज्यों राज्यों के अंदर विशाल मात्रा में जनता का निवास होता है और जब एक व्यापक जनसंख्या के आधार पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का संचालन संभव नहीं है, इसीलिए इन पश्चिमी देशों की व्यवस्थाओं में लोकतंत्र के दूसरे स्वरूप अर्थात अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को स्वीकार किया गया है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र मतलब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करेगी, और जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रतिनिधि उत्तरदायी तरीके से बिना निरंकुश हुए जनहितों को ध्यान में रखते हुए शासन करेंगे। और इस प्रतिनिधियात्मक व्यवस्था में हर वर्ग को शासन में भाग लेने का उचित अवसर भी प्राप्त होगा और उनके साथ समानता का व्यवहार भी होगा। तो ये दूसरा संस्थागत प्रावधान इन पश्चिमी देशों में नजर आता है, प्रतिनिधियात्मक सरकार। तीसरी बात हम लोग यहां पर बता सकते हैं सामाजिक बहुलवाद, सोशल प्लूरलिज्म। अब दो शब्द हैं इसके अंदर, एक सामाजिक और दूसरा बहुलवाद। पहले हम बहुलवाद को समझते हैं। बहुलवाद का मतलब क्या है? बहुल एक से ज्यादा। जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में अलग अलग वर्ग होते हैं। जैसे आर्थिक आधार पर हम बात करें तो उच्च वर्ग होता है, मध्यम वर्ग होता है, निम्न वर्ग होता है। जातिगत आधार पर अगर हम बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इनके अंदर भी बहुत सारी बातें, भारतीय संदर्भ में अगर हम उदाहरण ले तो और जेंडर के आधार पर हम कहें तो पुरुष है, महिलाएं हैं। तो हर समाज के अंदर एक से ज्यादा वर्ग विद्यमान रहते हैं, एक से ज्यादा संघ पाए जाते हैं, और इन सब के अलग अलग हित होते हैं। जैसे मैं अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं आर्थिक वर्गों की, तो उच्च वर्ग के अपने अलग हित हैं, मध्यम वर्ग की अपनी अलग समस्याएं, उनके अपने अलग हित हैं, और निम्न वर्ग की उनकी अपनी अलग समस्याएं, उनके हित हैं। राज्य का ये दायित्व है कि वो इन तीनों वर्गों के समस्याओं का समाधान करे, उनके हितों को पूरा करे। तो कहने का मतलब समाज के अंदर ये जो बहुलवादी संस्कृति विद्यमान है, इन बहुलवादी संस्कृतियों के साथ कैसे शासन और राज्य का तालमेल बिठाया जाए, कैसे सभी वर्गों के हितों की रक्षा की जाए, और कैसे विघटनकारी या निरंकुश तत्वों पर अंकुश लगाया जाए, इसके लिए संस्थागत प्रावधान होना जरूरी है। तो पश्चिमी राज्यों के संविधानों में इसी सामाजिक बहुलवादी मान्यता को ध्यान में रखते हुए संस्थागत प्रावधान किए गए। एक चौथा और आखिरी हम संस्थागत आधार बता सकते हैं, वो है सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। अब सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या है? देखिए, किसी भी समाज को हम प्रगति या गतिशीलता के आधार पर दो तरह से बता सकते हैं। एक वो प्रगतिशील समाज है और दूसरा वो रुका हुआ बंद समाज है। बंद समाज का मतलब जो नवीनता या आधुनिकता अपने अंदर नहीं लाना चाहता, जैसा है उसी में संतुष्ट है। लेकिन प्रगतिशील समाज किसको बोलते हैं? जो समय, आवश्यकता, परिस्थितियों के अनुरूप अपने अंदर बदलाव लाता रहता है, अपनी मान्यताओं, अपनी परंपराओं, अपनी रूढ़ियों आदि के अंदर बदलाव करता रहता है। तो ऐसे ऐसे समाज को हम क्या बोलते हैं? ये गतिशील समाज है। पश्चिमी देशों के संविधान में भी हमें ये देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने सामाजिक गतिशीलता के उद्देश्य को ध्यान में रखा और संविधान में ये प्रावधान किया कि समाज अगर बदल रहा है, अगर उसमें नवीनता और आधुनिकता आ रही है, तो इसकी गुंजाइश समाज में रखनी चाहिए। कट्टरपंथी सोच या जिसको हम कहते हैं कि जो जो बंद वर्ग है, उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐसा ऐसा प्रावधान इन पश्चिमी देशों के संविधानों के अंदर रखा गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जब हम पश्चिमी देशों के संविधान की बात करते हैं तो संवैधानिक आधारों को हम दो भागों में समझ सकते हैं, एक दार्शनिक आधार और दूसरा संस्थागत आधार। तो ये पहला संदर्भ हुआ पाश्चात्य संदर्भ में। लेकिन अब अगर हम इसी का दूसरा बिंदु देखें तो इन पश्चिमी देशों के संविधानों के आधारभूत लक्षण क्या हैं? दो लक्षणों की चर्चा हम कर सकते हैं कि पश्चिमी देशों की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जो विकसित राज्य हैं जहां संविधान बने हैं, क्रियान्वित हो रहे हैं, तो इन पश्चिमी देशों के संविधान में दो आधारभूत तत्व नजर आते हैं। पहला है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नेंस या लिमिटेड गवर्नमेंट, जो भी आप समझना चाहो। मतलब शासन को या सरकार को सीमित रखा गया है संविधान में अलग अलग प्रावधानों के माध्यम से।
कौन कौन से प्रावधान है और वो क्यों किए गए हैं, उनको समझना हमारे लिए जरूरी है। जैसे आप ब्रिटेन के संविधान में पढ़ोगे, ब्रिटेन एक पश्चिमी राष्ट्र है और उसी पश्चिमी राष्ट्र के अंदर सीमित सरकार की अवधारणा भी है। तो पहला जो सीमित सरकार का मतलब क्या है कि शासन जो है वो निरंकुश होकर काम नहीं करेगा, शासन की अपनी मर्यादाएं होंगी, उसके कुछ निश्चित कार्य क्षेत्र होंगे, उन कार्यों को करने के लिए निश्चित कार्य प्रणालियां होगी और उसी से बंधकर सरकार या शासन या राज्य कार्य करेगा। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ये सीमित सरकार की व्यवस्था है जो पश्चिमी देशों के संविधानों में हमें देखने को मिलती है। अब इस सीमित सरकार की व्यवस्था को क्रियान्वित कैसे किया जाएगा, तो पहला संदर्भ हम लोगों ने लिख रखा है रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन। विधि का शासन किसको बोलते हैं कि इन पश्चिमी देशों के अंदर कानून या विधि एक निश्चित संस्था के द्वारा बनाई जाएगी, एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाएगी और उस विधि का संबंध सभी से होगा, वो विधि सार्वभौमिक होगी, सभी पर समान रूप से लागू होगी, कोई विधि या कानून से ऊपर नहीं होगा। जैसे हर राज्य के अंदर अलग अलग वर्ग होते हैं, अलग अलग पदाधिकारी होते हैं, लेकिन कोई भी उस कानून से ऊपर नहीं होगा, कानून सर्वोपरि होगा। तो ये विधि के शासन की जो अवधारणा है, ये सीमित सरकार की अवधारणा को व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित करती है। तो पश्चिमी देशों में के संविधानों में सीमित सरकार को साकार करने के लिए विधि के शासन की व्यवस्था अपनाई जा रही है। दूसरी बात, मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं। हमें पता है कि राज्यों के अंदर नागरिक रहते हैं और नागरिक अपनी अपनी इच्छा से अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं। वो ये विकास कब कर पाएंगे, जब उन्हें राज्य के द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे। अगर राज्य नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें हम स्वतंत्रता का अधिकार बता सकते हैं, समानता का अधिकार बता सकते हैं, समान लाभ और अवसरों की स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। अगर व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो वो अपनी इच्छा अनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। पश्चिमी देशों के संविधानों में व्यक्ति की इसी गरिमा को ध्यान में रखते हुए लोगों को, नागरिकों को व्यापक तौर पर मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं संविधान के माध्यम से। तो ये दूसरा, और इन अधिकारों को प्रदान करके क्या किया गया है, राज्य को सीमित रखा गया है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की तुलना में। व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना विकास करता है, राज्य केवल एक सहयोगी के रूप में भूमिका निभाएगा। तो ये दूसरा प्रावधान। तीसरी बात, स्वतंत्र न्यायपालिका। पश्चिमी देशों के संविधानों में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य और राज्य की संस्थाएं और राज्य के अंदर निवास करने वाले व्यक्ति कोई भी अपनी शक्तियों का, अपने कार्य क्षेत्र का दुरुपयोग ना करें, इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है जो संविधान की मर्यादाओं की रक्षा करेगी, संविधान के प्रावधानों को क्रियान्वित करेगी और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। तो ये भी एक प्रावधान सीमित सरकार या सीमित राज्य की कल्पना के लिए पश्चिमी देशों के संविधानों में नजर आता है। एक आखिरी बात जो हम संविधान के सीमित सरकार के संदर्भ में बता सकते हैं पश्चिमी देशों में, वो है शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था शक्ति पृथक्करण क्यों आवश्यक है, कि राज्य या शासन की शक्तियां अगर एक केंद्र में निवास हो जाएगी तो उन शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए शासन के 3 अंगों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है जो शक्ति पृथक्करण कहलाता है। पश्चिमी राज्यों के संविधानों में भी इस प्रकार का शक्ति पृथक्करण विद्यमान देखा जा सकता है। वहां पर कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका को, लागू करने का काम कार्यपालिका को और रक्षा करने का काम न्यायपालिका को सौंपा गया है। तो ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सीमित सरकार यानी कि शासन को निरंकुश होने से रोकने की पहल के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसी में हम बात कर रहे हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि शासन की शक्तियां केंद्र के साथ साथ स्थानीय स्तर पर विकेंद्रित की गई है। और इस विकेंद्रीकरण के पीछे मूल आधार ये था कि शासन में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाया जाए और लोकतंत्र को और ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। तो ये शक्ति पृथक्करण और विकेंद्रीकरण दोनों सीमित सरकार की अवधारणा को वहां पर क्रियान्वित करते हैं। ये पहला तत्व हम बता सकते हैं पश्चिमी देशों के संविधान के संदर्भ में। दूसरा तत्व जब हम बात करते हैं तो वो है राजनीतिक उत्तरदायित्व, पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी।
इन पश्चिमी देशों के संविधानों में इस बात पर भी बल दिया गया है कि शासन जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी बना रहे और जनता के नाम पर जो संविधान निर्मित हुआ है उस संविधान की भावनाओं, उसकी गरिमा की भी रक्षा हो सके। इसके लिए इन संविधानों के अंदर राजनीतिक उत्तरदायित्व के कुछ प्रावधान भी देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से प्रावधान है? पहला, कंटिन्यूसली इलेक्शन, नियमित चुनाव। आप जब हम प्रजातंत्र में कहते हैं कि जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, तो जनता अपने प्रतिनिधि बार बार चुनेगी एक निश्चित समय अवधि के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, एक बार 5 वर्ष के लिए चुनाव हुए तो 5 वर्ष बाद जनता फिर अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। क्यों ये कंटिन्यूसली चुनाव आवश्यक है? कि अगर कोई जनप्रति भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति को, जो जनता के लिए उत्तरदायी तरीके से काम करने के लिए तत्पर हैं, उसको अवसर दिया जाए, है ना। कोई भी प्रतिनिधि अपने अपने पद पर रहते हुए अहंकार में शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, इसके लिए भी रोटेशन के लिए चुनाव आवश्यक है। तो ये नियमित चुनावों की व्यवस्था इन पश्चिमी देशों के संविधानों में की गई है, जो कि राजनीतिक उत्तरदायित्व के भाव को दर्शाता है। दूसरी बात, इन पश्चिमी देशों के राज व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों के अस्तित्व भी देखे जाते हैं। राजनीतिक दल हम क्या बता सकते हैं? राजनीतिक दल वो समूह है लोगों का जो शासन में के प्रति जनता की क्या इच्छा है उनको अभिव्यक्त करता है। जनता के विचार, जनता की सोच, जनता के हित, इनको अभिव्यक्त करते हैं। और यही राजनीतिक दल जो हैं वो सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि इसी व्यवस्था को क्रियान्वित करते हुए इन पश्चिमी देशों के अंदर बहुदलीय व्यवस्था को भी मान्यता प्रदान की गई है। तो ये राजनीतिक उत्तरदायित्व के लिए दूसरा प्रावधान हम बता सकते हैं राजनीतिक दलों का। तीसरी बात, जितनी भी जो प्रेस है, मीडिया है, उसकी स्वतंत्रता इन पाश्चात्य देशों के संविधानों में देखी जा सकती है। और ये प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? ताकि स्वस्थ जनमत का निर्माण किया जा सके और शासन को निरंकुश होने से बचाया जा सके, उस पर अंकुश लगाया जा सके। इसीलिए राजनीतिक उत्तरदायित्व तय करने के लिए मीडिया या प्रेस को आजाद रखा गया है, उसकी स्वतंत्रता की बात इन पश्चिमी संविधानों में की गई है। नेक्स्ट, अगली बात अगर हम बता सकते हैं तो वो ये कि इन पश्चिमी देशों के संविधानों में लोकमत या जनमत को भी महत्व प्रदान किया गया है। जनता, किसी भी राज्य के, लोकतंत्रात्मक राज्य में जनता महत्वपूर्ण होती है। हर विषय पर जनता की मान्यता क्या है, जनता की सोच क्या है, परिवर्तित परिस्थितियों में जनता की सोच में किस प्रकार का बदलाव आया है, ये सब समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन, मीडिया के अलग अलग माध्यमों से समय समय पर प्रकट होता रहता है। और इसी जनमत को ध्यान में रखते हुए शासन को निर्णय लेने होते हैं और शासन के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तो ये जनमत का जो महत्व इन पश्चिमी देशों के संविधानों में स्थापित हुआ है, ये भी शासन को निरंकुश होने से रोकता है और शासन की जवाबदेहिता को तय करता है। एक आखिरी बात जो हम यहाँ पर बता सकते हैं वो है परंपराएं। हर समाज के अंदर, है ना, हम लोग मूलतः क्या है, एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हम लोग समाज में रह रहे हैं। समाज में हमारी अलग अलग परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज हैं। पश्चिमी देशों के अंदर भी समाज के अंदर व्यापक विविधताएं हैं, व्यापक परंपराएं लोगों की हैं और वो परंपराएं लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को भी नियंत्रित और नियमित करती हैं। तो इन परंपराओं का भी महत्व इन पश्चिमी देशों के संविधान के अंदर विद्यमान रहा है, क्योंकि अगर नागरिक समाज की परंपराओं की अवहेलना होगी तो कहीं ना कहीं नागरिकों में असंतोष उत्पन्न होगा, जो कि राज्य के अंदर अस्थिरता उत्पन्न करेगा। तो राज्य को स्थायित्व देने के लिए, लोगों को संतुष्ट करने के लिए इन पश्चिमी देशों के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि परंपराओं को भी व्यापक महत्व दिया जाए। तो ये पूरी बात जो अभी हमने करी वो संविधान के पाश्चात्य संदर्भ के बारे में करी। पश्चिमी संदर्भ संविधान का जो है उसके बारे में हम लोगों ने ये पूरी बात करी। अब जो दूसरा चरण आता है हमारा कि संविधान का गैर पाश्चात्य संदर्भ क्या है। मैंने आपको स्पष्ट किया था गैर पाश्चात्य या गैर पश्चिमी राज्यों का मतलब क्या है, कि वे राज्य जो पश्चिम के अंदर निवास नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वे राज्य जो विकसित नहीं है। विकसित नहीं का मतलब वे राज्य जो ज्यादातर विकासशील हैं,
है ना, जो लंबे समय तक साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं, ऐसे राज्यों को सामूहिक तौर पर हम क्या कह रहे हैं, ये गैर पश्चिमी राज्य हैं। और इन्हीं गैर पश्चिमी राज्यों के संविधानों की जब हम बात करते हैं तो वो गैर पाश्चात्य संदर्भ में उन बातों को समझा जाता है। उन्हीं चीजों को हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गैर पाश्चात्य संदर्भ को समझने से पहले ये जो गैर पश्चिमी राज्य हैं जिनको हम विकासशील राज्य कह रहे हैं, इन विकासशील राज्यों की कुछ समस्याओं को जानना जरूरी है, क्योंकि इन समस्याओं के आधार पर ही वहां की संवैधानिक व्यवस्था निर्मित हुई है और वो संवैधानिक व्यवस्था क्रियान्वित भी हो रही है। तो हम लोग पहले बात करते हैं इन गैर पश्चिमी देशों की समस्याओं के बारे में। कौन कौन सी समस्या है? पहली, राजनीतिक स्थिरता की समस्या। जैसे आप हम लोग उदाहरण लें भारत का, आप लोगों को पता है लगभग 200 वर्षों तक हमारे यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन रहा। ये वो काल था जब भारतीयों को शासन में भाग लेने का अवसर नहीं मिला, और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हमारे सामने दिक्कत क्या थी कि हमारी शासन व्यवस्था को हम कैसे स्थापित करें। ये तो भारतीयों की कुशलता थी कि ब्रिटिश काल के दौरान भी जब उनको शासन में भाग लेने का अवसर मिला तो उन्होंने आजादी के बाद लोकतंत्र का शुरुआत की और वो शासन व्यवस्था सफलता से चलाई। लेकिन बहुत सारे विकासशील देश ऐसे हैं जो लैटिन अमेरिका के अंदर या अफ्रीका के अंदर या एशिया के अंदर भी हैं, जैसे हमारे पड़ोसी को ही ले लें, पाकिस्तान को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, जो उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं। वहां पर ये राजनीतिक अस्थिरता हमेशा विद्यमान रही है। एक सरकार आई, दूसरी सरकार गई, जो जिसके पास ताकत हुआ उसने सत्ता पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। लोग कहने को दिखावे के लिए लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन लोकतंत्र वास्तव में नजर नहीं आया। तो ये विकासशील देशों में राज शासन में अस्थिरता हमेशा विद्यमान रही है। ये पहली समस्या हम बता सकते हैं इन विकासशील देशों के संबंध में। दूसरी बात, इन विकासशील देशों के अंदर आर्थिक विकास भी एक समस्या रही है। जैसे हम भारत के बारे में कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर शासन करते हुए हमको कंगाल कर दिया। जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था 1947 में आजादी के बाद वो बिल्कुल विपन्न था। यही स्थिति जितने भी जो देश साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के शोषण के शिकार रहे हैं उनकी विद्यमान रही है। आर्थिक रूप से यहाँ पर भी पिछड़ापन रहा है। तो इन देशों के सामने चुनौतियां क्या थी, इन गैर पश्चिमी या विकासशील देशों के सामने, कि वो ऐसी कौन सी व्यवस्था अपनाएं कि वो अपने राज्य का आर्थिक विकास कर सकें। तो आर्थिक विकास की समस्या भी इनके केंद्र में रही, जिसके चलते वो अपने संविधान को कैसे निर्मित करे ये विचार उनके दिमाग में था। तीसरी बात यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं सत्ता की वैधता की समस्या। सत्ता की वैधता, वैधता का मतलब क्या है? वैधता का मतलब होता है कि सत्ता को जनता की सहमति या स्वीकृति प्राप्त है या नहीं। जनता उसी सत्ता को अपनी स्वीकृति या सहमति प्रदान करेगी जो जनता की हितों, जनता की मान्यताओं के अनुरूप काम करती है। लेकिन इन विकासशील देशों में हमेशा क्या रहा है, शासक और शासितों के बीच में एक गैप रहा है, और शासक वर्ग ने ये प्रयास किया है कि वो सत्ता पर बना रहे और इसके लिए शासितों के हितों को महत्व ज्यादा ज्यादा विशेष प्रदान नहीं किया। इसीलिए विकासशील देशों में सत्ता की वैधता को भी चुनौतियां मिलती रही है। सत्ता में जो राजनीतिक अस्थिरता आई वो उसके पीछे एक कारण ये भी था कि लोगों की सहमति या स्वीकृति सत्ता को नहीं मिली। तो कैसे एक वैध सत्ता का निर्माण किया जाए, ये भी गैर पाश्चात्य देशों के संविधानों के निर्माण के समय एक प्रमुख चुनौती विद्यमान रही है। अगली बात हम बता सकते हैं मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण की। नवीनता कैसे इन गैर पश्चिमी राज्य व्यवस्थाओं में लाई जाए, कैसे ये अपने सीमित संसाधनों के आधार पर विश्व के अन्य राज्यों के समकक्ष आए। तो आधुनिकीकरण की एक समस्या भी इन गैर पश्चिमी राज्यों के अंदर देख सकते हैं हम। फिर नेक्स्ट अगली बात, राजनीतिक संरचना के विकल्पों की समस्या। विकल्प मतलब कि अगर एक सिस्टम फेल हो रहा है तो दूसरा कौन सा सिस्टम उसके लिए अपनाया जाए, ये विकल्प कहलाता है। तो इन पश्चिमी देशों के अंदर जैसे हम लोगों ने देखा, हम पाकिस्तान का ही अगर उदाहरण लें तो वहां पर सैनिक तंत्र भी रहा है, वहां पर लोकतंत्र भी रहा है। कौन सा अच्छा विकल्प है? क्या सैनिक तंत्र अच्छा विकल्प है या लोकतंत्र अच्छा विकल्प है? इसको लेकर एक संशय की स्थिति वहां की व्यवस्थाओं में विद्यमान रही है। तो ये
गैर पश्चिमी या विकासशील देशों की समस्या है कि वो ये तय नहीं कर पाते हैं कि राजनीतिक संरचना के उचित विकल्प क्या अपनाया जाए और कैसे उन विकल्पों के अंदर जो कमियां हैं उनको दूर की जाए। एक अगली बात हम बता सकते हैं कि इन विकासशील देशों के अंदर सुरक्षा की समस्या भी विद्यमान रही है। ये सारे विकासशील देश वो हैं जहां जहां का समाज बहुलवादी समाज रहा है। बहुलवादी समाज के अंदर लोगों के हित, लोगों की मान्यताएं अलग अलग रही है, जिनमें टकराव की व्यापक संभावनाएं नजर आई हैं। तो इनसे कैसे उस समाज को सुरक्षित किया जाए, उन राज्यों को सुरक्षित किया जाए, ये भी पश्चिमी राज्यों की एक प्रमुख समस्या देखी गई, एक गैर पश्चिमी राज्यों की एक प्रमुख समस्या देखी गई है। और एक आखिरी बात हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये सभी गैर पश्चिमी राज्य चूंकि लंबे समय तक शोषण का शिकार रहे हैं और उसी के चलते इनके पास न तो आर्थिक, न सामाजिक, न राजनीतिक संसाधन या व्यवस्थाएं इतनी पुख्ता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। इसीलिए इनके इनके समक्ष एक चुनौती ये भी थी कि कैसे ये विश्व के अंदर, विश्व समुदाय के अंदर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करें, ऐसे कौन से प्रयास, ऐसी कौन से प्रावधान अपने संविधान में करें कि इनको महत्ता प्राप्त हो। तो इन समस्याओं के चलते हुए पश्चिमी, गैर पश्चिमी या विकासशील राज्यों में जो संविधान बने, अगर हम उनकी बात करें तो हम बता सकते हैं कि इन संविधानों के जो लक्षण हैं उसमें पहला लक्षण है कि मौलिकता का अभाव। मौलिकता किसको बोलते हैं? जो अपने खुद का हो, जिसका निर्माण, जिसका सृजन हम अपने आधार पर करते हैं, जिसमें किसी का कोई योगदान नहीं रहता है। इन जब हम गैर पश्चिमी राज्यों की बात करते हैं तो इन देशों के संविधान, विकासशील देशों के संविधान पूरी तरह से मौलिक नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम भारत की बात करें, भारत भी एक विकासशील देश रहा है। हम लोगों के संविधान, हम भारत के संविधान की अगर बात करें तो हमारे संविधान के बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो हमने किसी न किसी दूसरे देश के संविधान से ग्रहण किए हैं और उनको अपने यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किया है। तो जो मौलिक अवधारणा है वो हमारी नहीं है। इसी प्रकार से विश्व के जितने भी जो विकासशील देश हैं, उन देशों के संविधानों को हम पूरी तरह से मौलिक नहीं कह सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर पश्चिमी देशों के संविधानों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर नजर आता है। तो गैर पश्चिमी संविधानों का पहला लक्षण हम क्या बता सकते हैं? मौलिकता का अभाव। दूसरा, संक्रमणकालीन अवस्था, ट्रांजिशन पीरियड। संक्रमणकालीन अवस्था किसको बोलते हैं? एक ऐसी अवस्था जो स्थिर नहीं है, जो पहली से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की ओर अग्रसर है, जो गतिशील है ना। तो इन सभी विकासशील देशों के अंदर एक स्थिति क्या थी? जब ये विकासशील देश साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद से आजाद हुए, तब इनके सामने, जब इनकी स्थिति पिछड़ेपन की स्थिति थी, यहाँ सामाजिक पिछड़ापन था, आर्थिक पिछड़ापन था, राजनीतिक पिछड़ापन था, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, बहुत सारी समस्याएं थी। तो इस अवस्था से इनको अपने आप को मुक्त करना था और अपने आप को विकासशील व्यवस्थाओं की श्रेणी में अग्रसर करना था। तो ये संक्रमणकालीन अवस्था कही जा सकती है और इसी संक्रमणकालीन अवस्था के आधार पर गैर पश्चिमी देशों के संविधान क्रियान्वित हुए। अगली बात हम बता सकते हैं कि ये विकासशील देशों के संविधान मिश्रित प्रकृति के संविधान है। मिश्रित प्रकृति किसको बोलते हैं? मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब जहां पूरी तरह से एक व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाती। जैसे फॉर एग्जांपल पश्चिमी देशों के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था विद्यमान रही है। आप लोग आगे भी पढ़ोगे, विश्व के अंदर एक दूसरी विचारधारा है साम्यवादी विचारधारा, जो समाजवाद से जुड़ी हुई भी है, थोड़ी अलग भी है, थोड़ी आर्थिक समानता की बात करती है ना। तो साम्यवादी देशों के अंदर एक अलग विचारधारा है आर्थिक क्षेत्र में, पश्चिमी देशों के अंदर आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवादी विचारधारा है। लेकिन जब हम विकासशील देशों की बात करते हैं, जैसे हम भारत की बात करें, तो भारत ना तो पूंजीवादी है और ना ही पूरी तरह से समाजवादी है। हमने एक मिश्रित व्यवस्था को स्वीकार किया है। तो इसी तरह से जितने भी विकासशील राज्य हैं, वहां के संविधानों में मिश्रित प्रकृति देखी जाती है। कुछ बातें पश्चिमी देशों की ली गई है, कुछ अपने यहाँ की मान्यताओं का मिश्रण किया है, कुछ साम्यवादी व्यवस्थाओं की बातों को स्वीकार किया है। तो ये एक मिक्स्ड नेचर का कल्चर इन गैर पश्चिमी देशों के संविधानों में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगली बात जो यहाँ पर बताई जा सकती है वो है प्रवाह। प्रवाह जिसको हम फ्लो बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि विकासशील देश स्थिर नहीं है ना, वो परिवर्तित हैं।
परिवर्तित का मतलब जो एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, जो अपने निम्नता से आगे की ओर, पिछड़ेपन से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए इनके संविधान में भी ऐसे ऐसे प्रावधान किए हैं जो आधुनिकता, नवीनता को को स्वीकार करता है ना। तो ये जो विशेषता है, इस विशेषता के आधार पर हम क्या कह रहे हैं कि गैर पश्चिमी राज्य जो है वो उनके संविधान जो है प्रवाह की स्थिति में है, वो गतिशील है। नेक्स्ट, अगली बात यहां पर हम ये भी बता सकते हैं एक और, कि गैर पश्चिमी राज्य के संविधान संशय की स्थिति में है। संशय किसको बोलते हैं? अनिश्चितता, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में कोई एक निश्चित विचार अगर नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं ये संशय की स्थिति है। विकासशील देशों में भी इसी प्रकार की संशय की स्थिति देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये पश्चिमी देशों को अपना आदर्श मानते हैं कि वहां की सभ्यताएं, वहां की संस्कृति, वहां की व्यवस्थाएं विकसित है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इनको साम्यवादी व्यवस्थाओं में भी अपना आदर्श नजर आता है। तो किसको स्वीकार करें? पश्चिमी मॉडल को स्वीकार करें या साम्यवादी मॉडल को स्वीकार करें? पश्चिम के मूल्यों को आधार बनाएं या साम्यवादी मूल्यों को आधार बनाएं? इसको लेकर इन गैर पाश्चात्य राज्यों में या विकासशील राज्यों में एक संशय बराबर बना रहा है, और वही संशय इनके संविधान के प्रावधानों में भी परिलक्षित नजर आता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम गैर पाश्चात्य संदर्भ में कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूं आपको कि पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था कि संविधान का पाश्चात्य संदर्भ क्या है। उसमें हमने संविधान के आधार, दार्शनिक आधार और संस्थागत आधार की चर्चा की थी। फिर हमने संविधान के तत्व के रूप में सीमित सरकार और राजनीतिक उत्तरदायित्व को देखा था। और उसके बाद जब हमने गैर पाश्चात्य संदर्भ की बात करी थी, तो गैर पाश्चात्य संदर्भ में पहले हमने इन विकासशील राज्यों के समस्याओं को देखा और उन्हीं समस्याओं के आधार पर कैसे इनका जो संविधान बना है, क्रियान्वित हो रहा है, उसके लक्षण किस प्रकार के बताए जा सकते हैं। ये दो बातें हम लोगों ने गैर पाश्चात्य संदर्भ में देखी थी।